गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक की। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज। तो जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि वो वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है, वर्ल्ड को इंटरकनेक्टेड बना रहा है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ पीपल, आइडियाज, कल्चर, मनी और टेक्नोलॉजी जो है वो हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रिंसिपल फिनोमिना है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बने। इस रीजन से हम कहते हैं कि वो एक ऐसा वर्ल्ड कंसेप्चुअलाइज करता है वेयर देर आर फ्लूइडिक बॉर्डर्स। फ्लूइडिक बॉर्डर्स का मतलब होता है कि जो फिजिकल बॉर्डर्स का जो बैरियर है वो बैरियर लगता नहीं, दिखता नहीं, बल्कि वो फिजिकल बॉर्डर्स जो हैं इस प्रकार से डिसॉल्व्ड होते हैं एज इफ वर्ल्ड पूरा एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड ही है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो बेसिकली ये चाहता है कि इंटेंसिफिकेशन, एक्सेलरेशन और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड बने। इंटेंसिफिकेशन का मतलब ये है कि वर्ल्ड जो है हर चीज से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे। एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि एक डेवलपमेंट दूसरी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस करे। और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड का मतलब है कि वर्ल्ड पूरा इंटरकनेक्टेड हो इस तरीके से कि सारा वर्ल्ड एक ही कलेक्टिव नजरिए से बेनिफिट करे। तो अगर पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, आइडियाज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो बेनिफिट बेसिकली सबको परकुलेट हो। अगर हम बात करें पॉलिटिकली, तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन जो है पॉलिटिकली अफेक्ट करता है स्टेट्स को इस नज़रिए से कि जो स्टेट की सोवरेनिटी है वो बेसिकली एक तरीके से अफेक्ट होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब एक वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड होता है तो उस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जाहिर सी बात है कि जो स्टेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट और सोवरेन डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम खाते हैं। प्रॉब्लम इसलिए खाते हैं क्योंकि कोई भी डिसीजन आप लेंगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह पर होगा। तो दूसरी जगह पर अगर एक मान लीजिए कि इम्पोर्टेंट पावर सेंटर है, तो वो पावर सेंटर आपके उस स्पेसिफिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि वर्ल्ड में किसी प्रकार के बॉर्डर्स ही नहीं है और किसी प्रकार से जो है वर्ल्ड के अंदर फिजिकल बैरियर्स नहीं है, तो ग्लोबलाइजेशन ये परसीव करके चलता है कि जहां जहां पर भी पावर सेंटर्स होंगे डिसीजन मेकिंग वहां वहां से ओरिजिनेट करेगी, इमेनेट करेगी। और जब इन जगहों से डिसीजन मेकिंग ओरिजिनेट और इमेनेट करेगी तो जाहिर सी बात है कि जो ओरिजिनल डिसीजन मेकिंग सोवरिन स्टेट्स के अंडर डोमेस्टिक अथॉरिटीज में होती थी वो बेसिकली डाइल्यूट हो जाएगी। तो पॉलिटिकली स्पीकिंग आज की डेट में जो नोशन है स्टेट सोवरेनिटी का कि स्टेट्स आर सोवरेन, ये स्टेट सोवरेनिटी का नोशन थोड़ा सा अब डाइल्यूट होता हुआ दिख रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसको हम और भी इलेबोरेट करके आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्कॉलर हैं डेविड हेल्ड। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो बेसिकली एक डिसजंक्टिव प्रोसेस है। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया अपनी थीसिस में कि ग्लोबलाइजेशन एक डिसजंक्टिव प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये बोला कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके गुड साइड्स भी हैं, उसके बैड साइड्स भी हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के गुड और बैड साइड्स दोनों होते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बात बोली कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक तरीके से इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। इस रीजन से वो एक डिसजंक्टिव प्रोसेस है। इनइक्वालिटी इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि डेविड हिल्ट ने बोला कि ग्लोबलाइजेशन हर जगह पर एक एडवांटेज पैदा नहीं करता। अभी जो हमने एक चर्चा करी पावर सेंटर की, पावर सेंटर का मतलब है कि भाई जहां पर भी पावर कॉन्सेंट्रेटेड होगी
इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर। तो वो पर्टिकुलर पावर सेंटर जो है जहां पर पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, वो ये कोशिश करेगा कि जहां पर पावर नहीं है उस जगह पर अपना दबदबा बनाए। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन कोई इक्वालिटी प्रमोट नहीं कर रहा, एक इनइक्वालिटी की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि जहां पर पावर सेंटर है वहां हाई पावर है, और जो एरियाज में पावर सेंटर नहीं है वो पावरलेस हैं। तो जिन एरियाज में पावर सेंटर नहीं है क्योंकि वो पावरलेस हैं, तो एक चीज तो तय है कि ग्लोबलाइजेशन में गुड साइड ये है कि ठीक है, बेनिफिट सबका हो रहा है। एडवांटेज ये है कि एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड से, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड से सब जगहें बेनिफिट कर रही हैं, पुअर जगहों को भी बेनिफिट हो रहा है, रिच जगहों को भी बेनिफिट हो रहा है। पर डेविड हेल्ड ये कहते हैं कि डिसजंक्टिव प्रोसेस का मतलब ये है कि जो बेनिफिट्स हैं वो एक तरीके से, पहली बात तो यूनिवर्सल नहीं है, दे आर नॉट यूनिवर्सल बेनिफिट्स। नॉट यूनिवर्सल बेनिफिट्स का मतलब ये है कि भाई जहां पर पावर सेंटर लोकेटेड है, वो पावर सेंटर उस पावर के होने की वजह से, विच पावर कैन बी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, उस पावर की होने की वजह से वो दूसरी जगहों पर अपना दबदबा ज्यादा बनाते हैं। तो इवेंचुअली पावर गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन एंड अराउंड दोज एरियाज वेयर द पावर सेंटर्स आर जनरली लोकेटेड। इस रीजन से डिसजंक्टिव प्रोसेस होने का मतलब ये है कि जो बेनिफिट्स इवेंचुअली ग्लोबलाइजेशन के मटेरियलाइज होंगे, मैनिफेस्ट होंगे, वो यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड को हर जगह इक्वल तरीके से बेनिफिट नहीं करते। कॉन्सिक्वेंटली इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। ये डेविड हेल्ड का ओपिनियन। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एंथनी गिडेंस जो हैं, उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव दिया है। उन्होंने ये बात बोली है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, इट क्रिएट्स एक्शन एट अ डिस्टेंस। एक्शन एट अ डिस्टेंस का मतलब ये है कि एंथनी गिडेंस की पूरी थीसिस बेस्ड है इस पॉइंट इंटेंसिफिकेशन पे, जो ग्लोबलाइजेशन का एक फीचर हमने अभी बात करी। तो एंथनी गिडेंस कहते हैं कि वर्ल्ड में क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण इतना इंटेंसिफिकेशन हो चुका है कि अगर एक एरिया ए है और यहां पर मान लीजिए कुछ इम्पैक्ट होता है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ ए में नहीं बल्कि उसका इम्पैक्ट बी में भी देखा जाएगा, क्योंकि इतना ए और बी एक दूसरे से इंटेंसिफाइड तरीके से कनेक्टेड हैं और इतने इंटेंसिफाइड तरीके से जुड़े हुए हैं कि सिर्फ ए का इम्पैक्ट ए पे लिमिटेड नहीं रहता, बी पे भी होता है। केस इन पॉइंट अगर हम एंथनी गिडन्स के एप्लीकेशन को देखें, तो जैसे कि अभी जो इसराइल की मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है, इस वॉर के कारण क्या होता है, जब भी मिडल ईस्ट में किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई होती है, तो उसकी वजह से जो ट्रेड रूट्स हैं, और ये ट्रेड रूट्स कौन से हैं, ऑयल सप्लाई रूट्स। तो ये जो ट्रेड रूट्स और ऑयल सप्लाई रूट्स हैं, ये अफेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब लड़ाई चल रही है तो इन ट्रेड रूट्स के ऊपर बमबारी होती है, जब बमबारी होती है, बम्बार्डमेंट होता है, तो यहाँ पर ये ट्रेड रूट अफेक्ट होते हैं। तो ये ट्रेड रूट अफेक्ट होने से सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंस किसको होगा, उस कंट्री को भी होगा जो इस ट्रेड पे डिपेंडेंट है। एक ऐसी कंट्री जो इस ट्रेड पे डिपेंडेंट है, लेट से वो इंडिया है। एक कंट्री जो ये वायलेंस कर रही है और वायलेंस में जूझ रही है, वो लेट से इसराइल है। यानी कि अगर इसराइल में कोई इवेंट होगा जो कि मिडल ईस्ट को अफेक्ट करेगा, तो एंथनी गिडन्स कहते हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है इंडिया तक आएगा। दिस इज कॉल्ड एक्शन एट अ डिस्टेंस थ्योरी। कि इतना इंटेंसिफाइड वर्ल्ड है, इतना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, कि अगर हम एक जगह पर एक लड़ाई देखें होते हुए, तो उसका इम्प्लीकेशन दूसरी जगह पे भी होता है। तो ये एंथनी गिडन्स का ऑब्जेक्टिव है कि आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ क्या है कि कंट्रीज को लोकल लेवल पर अडेप्ट करने की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ गई है। तो लोकल अडेप्टेशन इज व्हाट द कंट्रीज आर ट्राइंग टू वर्क एट। इसका मतलब ये है कि जब अगर इसराइल की इस मिडल ईस्ट की लड़ाई की वजह से इंडिया के ऑयल सप्लाई चेन अफेक्ट होंगे, तो इंडिया को लोकल लेवल पर अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने ऑयल ट्रेड को, अपने ऑयल सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना पड़ेगा। और इन ऑयल चेन्स को, सप्लाई चेन्स को, इस ऑयल पॉलिटिक्स को अपने साथ स्टेबलाइज करने का मतलब ये है कि इंडिया को लोकल लेवल पर स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, इवन एट अ टाइम व्हेन इंडिया इज एट द सेंटर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। इंडिया पूरे ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा बन के इंटेंसिफाइड तरीके से ग्लोबली इंटीग्रेटेड है। तो जस्ट बिकॉज यू आर ग्लोबली इंटीग्रेटेड डजंट मीन कि आप जो है ग्लोबल इंटीग्रेशन की वजह से प्रॉस्पर करोगे।
तो एंथनी गिडन्स ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, कि यहाँ पर अगर एक कंट्री में कोई इशू होगा तो उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्री में होगा, और दूसरी कंट्री को ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बनने के बावजूद भी लोकल लेवल पर स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी जिससे कि वो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाए। सो दिस इज व्हाट एंथनी गिडन्स ट्राई टू से। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पर एक और स्कॉलर ने, जिनका नाम है अर्जुन अप्पादुराई। अर्जुन अप्पादुराई क्या कहते हैं? अर्जुन अप्पादुराई जो हैं उन्होंने बेसिकली दिया है स्केप मॉडल। स्केप मॉडल क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है कि वो बेसिकली वर्ल्ड में इंटरकनेक्टेडनेस क्रिएट कर रहा है। इस इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से क्या है कि चीजें फ्लो करती हैं। ट्रेड फ्लो करता है, फाइनेंस फ्लो करता है, पीपल फ्लो करते हैं। तो ये सब चीजें एक दूसरे की तरफ फ्लो करती हैं, और ये जो चीजें फ्लो कर रही हैं इन फ्लोज को उन्होंने स्केप्स बोला। तो एक टर्म दिया बेसिकली स्केप, इंटरकनेक्टेड चीजों को देख के। अच्छा, अर्जुन अप्पादुराई कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आज ट्रेड हो रहा है, ट्रेड का मूवमेंट हो रहा है, तो उन्होंने इसको बोला ट्रेड स्केप। आज अगर मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी का मूवमेंट हो रहा है, तो उन्होंने बोला टेक्नोस्केप। आज अगर मान लो मूवमेंट ऑफ आइडियाज हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो आइडियोस्केप। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा कि भाई फाइनेंस मूव हो रहा है तो फिनोस्केप। तो बेसिकली वो क्या रहा है? वो ये रहा है कि इस स्केप मॉडल के नजरिए से अर्जुन अप्पादुराई कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो एक बड़ा फ्रेगमेंटेड प्रोसेस है। फ्रेगमेंटेड प्रोसेस है का मतलब ये है कि ये जो स्केप्स हैं ये एक प्रकार की प्लेट्स हैं। जैसे जब हम ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि वर्ल्ड के अर्थ के नीचे बेसिकली क्या है कि डिफरेंट प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के साथ मूव करके कोलाइड करती रहती हैं, इसी तरीके से अर्जुन अप्पादुराई ने भी वही प्लेट टाइप का कॉन्सेप्ट एक स्केप मॉडल में अपनाया। तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के फ्रेगमेंटेड स्केप्स हैं। कहीं पर टेक्नोस्केप है, कहीं पर ट्रेडस्केप है, कहीं पर आइडियोस्केप है, कहीं पर फिनोस्केप है। ये सारे स्केप्स एक दूसरे के साथ बेसिकली मूव करते रहते हैं। इनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि वर्ल्ड जो है ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस प्राप्त करता है। कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस प्राप्त करता है का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब वर्ल्ड बेसिकली इन सारे स्केप्स को इंटीग्रेट करके मूव करता है, तो एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरैक्शन होती है, क्योंकि सिर्फ कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी अकेली मूव कर रही है। अगर टेक्नोस्केप मूव कर रहा है तो टेक्नोस्केप के बिहाइंड कुछ टेक्नोलॉजिकल आइडियाज होंगे। तो यानी कि टेक्नोस्केप विल ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय द आइडियोस्केप। और अगर टेक्नोलॉजी मूव कर रही है अलोंग विद आइडियाज, तो टेक्नोलॉजी में बहुत सारा पैसा लगता है, तो फिनोस्केप होगा ही होगा। फिनोस्केप और टेक्नोस्केप और आइडियोस्केप इकट्ठे चल रहा होगा, तो यहाँ पर एक कंट्री से अगर ट्रेड के आइडिया उठ के दूसरी कंट्री में आ रहे हैं तो ट्रेडोस्केप भी चलेगा। तो हो क्या रहा है? तो वो ये कह रहे हैं स्केप मॉडल में कि भाई वर्ल्ड में बहुत सारे स्केप्स हैं, ये सारे स्केप्स फ्रेगमेंटेड हैं, पर ये सारे स्केप्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। इस इंटरैक्शन से कॉम्प्लेक्सिटी जो है इंटरैक्शंस की बढ़ती है, और ग्लोबलाइजेशन इसी कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं। ये चीज इन्होंने बोली। लेकिन जो अभी हमने डेविड हिल्ड की बात की थी, उस डेविड हिल्ड की बात को एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है इमैनुअल वॉलरस्टीन, उन्होंने भी काफी अच्छे से इसको इलेबोरेट किया। इमैनुअल वॉलरस्टीन जो है एक मार्क्सिस्ट थिंकर है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो एक हिस्टोरिकल कंटिन्यूएशन है, कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन का। तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि कंट्रीज जो हैं अलग अलग हिस्सों में बटी हुई हैं। कुछ कंट्रीज हैं जिनको वो कहते हैं कोर कंट्रीज। इसके बाद कुछ कंट्रीज हैं जो होती हैं बेसिकली सेमी पेरिफेरी कंट्रीज। और फिर फाइनली आती हैं पेरिफेरी कंट्रीज।
अब वॉलरस्टीन कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में हो क्या रहा है कि ये जो कोर कंट्रीज हैं ये बेसिकली कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। ये कोर कंट्रीज जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं ये पेरिफेरी कंट्रीज को पहली बात तो एक्सप्लॉइट करती हैं। पेरिफेरी कंट्रीज कौन सी हैं? ज्यादातर वो कंट्रीज हैं जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के पास रिसोर्सेज हैं। तो कोर कंट्रीज क्या करती हैं कि इन लीस्ट डेवलप्ड रिसोर्स रिच कंट्रीज से पेरिफेरी से रिसोर्सेज को उठाती हैं, अपने कोर में लाती हैं, और इन कोर से लाकर यहाँ पर वो बेसिकली कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन करती हैं। तो उनका एक्सप्लॉइटेशन मॉडल ये होता है कि इनसे रिसोर्सेज लेते जाओ पेरिफेरी से और अपना डेवलपमेंट करते जाओ। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इमैनुअल वेलेस्टीन ये भी कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ पेरिफेरी कंट्रीज जो हैं वो प्रोटेस्ट करती हैं। तो जब वो पेरिफेरी कंट्रीज प्रोटेस्ट करती हैं तो होता क्या है कि ये जो कोर कंट्रीज हैं ये उनमें से कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड पेरिफेरी कंट्रीज को थोड़े से डेवलपमेंट बेनिफिट्स शेयर कर देती हैं। और जब ये उनको थोड़े से डेवलपमेंट बेनिफिट्स शेयर करती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो भी कोर की तरफ मूव कर रहे हैं। जबकि होता ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर को अपनी हेजेमनी मेंटेन करनी है। तो कोर कभी नहीं चाहेगा कि हमारे अंदर नई कंट्रीज आए। पर अगर कोई पेरिफेरी में बैठी हुई कंट्रीज बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट शो करती हैं कि नहीं हम अपने रिसोर्सेज नहीं देंगे, हमें भी डेवलपमेंट करनी है, हमें भी डेवलप होना है, कोर बनना है, तो उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट दे देते हैं ताकि उससे वो पैसिफाइड रहे। तो फिर वो कंट्रीज जो होती हैं थोड़ी बहुत जो आइडेंटिफाइड पेरिफेरी में होती हैं जिनको सपोर्ट मिलता है, वो इवेंचुअली सेमी पेरिफेरी बन जाती हैं। और फिर वो सेमी पेरिफेरी में भी यही होता है कि उनके पास भी रिसोर्सेज होते हैं, तो उन रिसोर्सेज का फिर से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा होता है। तो कोर करता क्या है? कोर का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमें बेसिकली पेरिफेरी से रिसोर्स एक्सप्लॉइट करने हैं, अपनी डेवलपमेंट करनी है। पेरिफेरी में अगर किसी ने थोड़ा बहुत रिजेंटमेंट शो किया तो उसको सेमी पेरिफेरी लेवल पर ले आओ, कि उसको थोड़े से डेवलपमेंटल बेनिफिट्स दे दो बट उसके रिसोर्स एक्सप्लॉइट करते रहो। तो एक वर्ल्ड ऐसा क्रिएट हो जाता है जिसको इमानुअल वेलरस्टीन कहता है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। कि वर्ल्ड में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाता है जिसमें कोर जो है फिर इवेंचुअली सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी को दोनों को एक्सप्लॉइट करता है। तो कोर का काम एक ही है, पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट करो, पेरिफेरी से कोई रिवोल्ट हुआ तो उसको सेमी पेरिफेरी में लाओ, उसको सेमी पेरिफेरी में रख के एक्सप्लॉइट करो, पर कोर में किसी को आने मत दो। तो कोर का सिस्टम यही है कि मुझे अपनी ग्रोथ पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी के एक्सप्लॉइटेशन से बनानी है। तो ग्लोबलाइजेशन अकॉर्डिंग टू वॉलरस्टीन ये मॉडल को फैसिलिटेट करता है। ग्लोबलाइजेशन वॉलरस्टीन के हिसाब से पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी के एक्सप्लॉइटेशन को कोर को करने के लिए पावर देता है। और ग्लोबलाइजेशन एक ये प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन का, एक्सप्लॉइटेशन का। तो मार्क्सिस्ट इस नजरिए से इसको देखते हैं ग्लोबलाइजेशन को। इसी रीजन से आप देखिए कि जब हम बात करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में एक और व्यक्ति की जिनका नाम है थॉमस फ्रीडमैन। थॉमस फ्रीडमैन ये कहते हैं कि देखो जहां तक ग्लोबलाइजेशन की बात है उसने आफ्टर ऑल डेमोक्रेटाइजेशन बढ़ाया है। डेमोक्रेटाइजेशन बढ़ाया है। तो ऐसा माना जाता है कि जो थॉमस फ्रीडमैन है वो बेसिकली प्रो ग्लोबलाइजेशन थिंकर है। क्योंकि उनका मानना ये है कि जब ग्लोबलाइजेशन से वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड बनता है तो इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एक्चुअली होता क्या है कि लोगों की चॉइसेस बढ़ जाती हैं। और जब चॉइसेस बढ़ती हैं तो लोगों के पास फ्रीडम होता है चीज़ों को चूज करने का इजीली। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में जब ट्रेड हो रहा है, ट्रेड की वजह से चॉइसेस की और अवेलेबिलिटी आपके पास बढ़ रही है। जब चॉइसेस और अवेलेबिलिटी आपके पास बढ़ रही है तो आपकी फ्रीडम अवेलेबिलिटी को चूज करने की बढ़ रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो ये कहते हैं कि जब हम देखते हैं इसको पॉलिटिकल थ्योरी के नज़रिए से, और पॉलिटिकल थ्योरी में जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक वाइड वेराइटी ऑफ चॉइसेस है, एक व्यक्ति के पास एक वाइड वेराइटी ऑफ फ्रीडम है, तो वो कहते हैं कि भाई इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल थ्योरी के नज़रिए से ग्लोबलाइजेशन ने इवेंचुअली क्या किया, अगर आपकी चॉइसेस बढ़ाई, आपकी अगर फ्रीडम बढ़ाई, तो उसने आपके लिए वर्ल्ड को और डेमोक्रेटाइज किया। क्योंकि डेमोक्रेटाइजेशन का एसेंस क्या है कि वी शुड हैव मोर अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस एंड फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल। ग्लोबलाइजेशन अगर डेमोक्रेसी को इस नजरिए से बढ़ा रहा है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्लोबलाइजेशन इज कंट्रीब्यूटिंग टू हायर डेमोक्रेटाइजेशन। तो थॉमस फ्रीडमैन ने इसको इस नजरिए से देखने की कोशिश करी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जोसेफ स्टिग्लिट्स की,
तो वो थोड़ा इसको क्रिटिकल नजरिए से देखते हैं। तो जोसेफ स्टिग्लिट्स कहते हैं कि देखो, ग्लोबलाइजेशन जो है ना, वो फ्री मार्केट की बातें तो जरूर करती है, लेकिन इस फ्री मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या करती है कि बेसिकली जो पुअर है उसको वो अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि देखो, जब ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो वो कहता है कि भाई स्टेट को लिबरल पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि ट्रेड और प्रमोट हो। जोसेफ स्टिग्लिट्स कहते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि स्टेट्स लिबरल पॉलिसीज बनाएं जिससे कि ट्रेड और प्रमोट हो, इंटरकनेक्टेडनेस और प्रमोट हो, फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, पीपल, आइडियाज, ये सब और प्रमोट हो। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में होता क्या है कि स्टेट लिबरल पॉलिसी बनाने में इतना बिजी हो जाता है कि जो स्टेट को कोर काम करने होते हैं, हेल्थ प्रोवाइड करने के, एजुकेशन प्रोवाइड करने के, वो इन चीज़ों को भूल जाता है। और जोसेफ स्टिग्लिट्स कहते हैं कि एक पॉइंट पर ये हेल्थ एजुकेशन भी जो है ये भी प्राइवेटाइज हो जाता है। और जब ये भी प्राइवेटाइज हो जाता है और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में फ्री मार्केट के नाम पर उनके पास चला जाता है, तो इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होगा? पुअर। तो पुअर अफेक्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि स्टेट लिबरल पॉलिसी बनाने में इतना बिजी और व्यस्त हो गई कि स्टेट जो है अपने कोर कामों को भूल गई, और जो कोर काम थे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने, जब वो भी फ्री मार्केट के इन्फ्लुएंस में आ गए तो इवेंचुअली पुअर विल बी द वर्स्ट अफेक्टेड। इसी रीजन से आप देखिए कि इसी पॉइंट को नॉम चॉम्स्की ने भी आगे बिल्ड किया, और नॉम चॉम्स्की ने भी यही पॉइंट ऑफ व्यू को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हो क्या रहा है, जो ग्लोबल कॉरपोरेशंस हैं वो बेसिकली इतनी पावरफुल बन गई हैं और इतनी पावरफुल हो गई हैं कि आज यही बेसिकली पब्लिक पॉलिसी को बना रही हैं। और ये सारा का सारा गेम हो रहा है एक नियो लिबरल वर्ड के अंदर। इस वर्ड की चर्चा हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट में। तो नोम चोम्स्की क्या कह रहे हैं? नोम चोम्स्की कह रहे हैं कि इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ ये है कि जो स्टेट है वो इतना वीक हो गया है इन फ्रंट ऑफ दीज ग्लोबल कॉरपोरेशंस, कि आज स्टेट इस वीकनेस के कारण ग्लोबल कॉरपोरेशंस की वजह से सारी की सारी पब्लिक पॉलिसी भी इन्हीं के हाथ दे चुका है। आज मेजॉरिटी पब्लिक पॉलिसीज जो बनती हैं वो ग्लोबल कॉरपोरेशंस के इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस से बनती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो रहा है, तो जो स्टेट और स्टेट की जो पावर थी पब्लिक पॉलिसी बनाने की, वो ग्रेजुअली वीकन हो गई। अगर स्टेट की पावर पब्लिक पॉलिसी बनाने की वीकन हो जाए और ग्लोबल कॉरपोरेशंस यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी का काम उठा लें, तो ये तो जो है जिस प्रकार का ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, ये इवेंचुअली आगे जाकर स्टेट को कहाँ ले जाकर छोड़ेगा, वी डू नॉट नो। इसी रीजन से अब आप देखिए कि जब हम बात करते हैं जोसेफ स्टिग्लिट्स और नोम चॉम्स्की की, इन दोनों के ओपिनियन के बाद जो कोर डिबेट आता है वो ये आता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टेट। इसके बारे में हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। पर नाउ वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, सो यू शुड नो कि द डिबेट हियर इज इंस्पायर्ड बाय जोसेफ स्टिग्लिट्स एंड नोम चॉम्स्की, कि ग्लोबलाइजेशन का इवेंचुअली स्टेट पे आने वाले समय में क्या इम्प्लीकेशन होगा। हाउ डू वी लुक एट द स्टेट एज एन अथॉरिटी टुडे इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कंसिडरिंग कि ग्लोबलाइजेशन में नियो लिबरल एजेंडा के नाम पर ग्लोबल कॉरपोरेशंस ने पब्लिक पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया है और पुअर निग्लेक्ट होते जा रहे हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट? और इस पे यूपीएससी कई बार क्वेश्चंस भी देता है। तो ये डिबेट एक चल रहा है, इसके ऊपर ऐसे भी आ सकते हैं। ये डिबेट हमेशा ऑन रहता है। तो आई बिलीव कि इस वीडियो से आपको जो ग्लोबलाइजेशन पर से का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया हो। तो ग्लोबलाइजेशन के अब जो अदर डायमेंशंस हैं उनको अब हम आने वाले कुछ दिनों में सेपरेट वीडियोस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करते हैं इसको। थैंक यू।